अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो टॉपिक है हमारा जिसमें मैंने बात करनी है वो स्टडी डिज़ाइंस और सैम्पलिंग टेक्निक का है। अच्छा, स्टडी डिज़ाइन पे मैं अपने लास्ट सेशन में काफ़ी हद तक बात कर चुका था, लेकिन कुछ स्टडी डिज़ाइंस जो मैंने सोचा था कि आप लोगों से और कहा भी था कि नेक्स्ट सेशन में उनको फर्दर डिस्कस करूँगा, तो मैंने सोचा पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर भी बात कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो है वो स्टडी डिज़ाइन का हम ठीक है। ये जो मैंने आपको पिछले दफ़ा भी दिखाया था, इसको कहते हैं कि जी ये जो ट्रायंगल है या पिरामिड बनती है स्टडी डिज़ाइंस की, ये बनती है ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ एविडेंस। ठीक है, यानी जिस जिस तरीके से जिस स्टडी डिज़ाइन के अंदर आप उसमें एविडेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली वो स्टडी जो है वो और पावरफुल होती चली जाएगी। जैसे केस रिपोर्ट और केस सीरीज़ की हम बात करते हैं कि बस वो एक केस है रेयर फाइंडिंग के साथ, केस सीरीज़ जो है वो मोर देन वन केस हैं, इसलिए उसकी ज़्यादा वो नहीं है, कोई सैम्पल साइज़ नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई डिस्कशन, मतलब इतनी कोई ज़्यादा आपको उसमें लवाज़मात डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि उसकी जो है वो एविडेंस कम है। इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल में क्योंकि एक सैम्पल साइज़ कैलकुलेट हो रहा है, एक प्रॉपर हमें डिफाइन करना पड़ता है पूरी मेथोडोलॉजी, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है। जब हम केस कंट्रोल और कोहॉर्ट की बात करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही होती है, दो चीज़ों के दरमियान कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जा रहा होता है, एसोसिएशन देखी जा रही होती है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो वो और ऊपर आ जाती है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जब हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा और एविडेंस भी ज़्यादा है। और फिर मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू जो सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटाबेस स्टडीज़ होती हैं, प्रीवियस स्टडीज़, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो होते हैं उनके रिजल्ट्स को लेकर कंपाइल करके मेगा रिजल्ट्स बनाना, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। वो सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस है, उसमें जाहिर सी बात है कि एविडेंस और ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा है। अच्छा, इस पे हम लोग बात कर चुके थे, ये पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। स्टडी डिज़ाइन बहुत क्विकली बता रहा हूँ कि मेजर क्लासिफिकेशन दो होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं एंड एनालिटिकल स्टडीज़ हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस वो स्टडी डिज़ाइंस हैं जो स्टार्ट होंगे विद अ सिंगल ग्रुप। सिंगल आर्म स्टडीज़ हैं, सिंगल आर्म स्टडीज़ हैं, इसके शुरू में दो ग्रुप्स नहीं होते, जब भी स्टडी स्टार्ट करेंगे विद अ सिंगल ग्रुप, विद अ सिंगल आर्म। इसमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन है दैट इज़ केस रिपोर्ट, केस सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल। सेकेंड आ जाइए एनालिटिकल स्टडीज। एज नेम इंडिकेटेड एनालिसिस, एनालिसिस मींस कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट आपके पास स्टार्टिंग में टू ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल स्टडीज की रिक्वायरमेंट है कि स्टार्टिंग में ही कम से कम दो ग्रुप्स आपके पास लाजमी हों। एनालिटिकल स्टडीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशन स्टडीज का मतलब क्या है, जिसमें एक रिसर्चर जस्ट एज एन ऑब्जर्वर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब क्या है कि इसमें रिसर्चर का जो रोल है वो एक एक्सपेरिमेंटल, यानी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक इंटरवेंशनल का रोल है उसका। ठीक है, वो इंटरवीन करेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस का फ़ायदा, हाइपोथेसिस जनरेट करना। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम जाके फिर, यानी जो हाइपोथेसिस जनरेट हो रही होती है उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एनालिटिकल स्टडीज से। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन का फायदा होता है हाइपोथेसिस जनरेट करना, एनालिटिकल स्टडीज का काम है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, वो हाइपोथेसिस जो जनरेट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब क्विकली मैं आगे चलता हूँ। हाँ, केस रिपोर्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अनयूजुअल रेयर फाइंडिंग है। अनयूजुअल रेयर फाइंडिंग के साथ जो केस आपके पास रिपोर्ट हुआ, आपने उसको स्टार्टिंग से लेकर जब से वो आपके पास आया, आपने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, क्या हिस्ट्री लिया, कब तक फॉलोअप रखा, स्टार्ट से लेकर उसको एंड तक, जब आप उसकी कंप्लीट एक रिपोर्ट कर देते हैं, उसको लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड केस रिपोर्ट। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, लेकिन हमारे पास कोरोना वायरस की, कोविड-19 की क्लासिकल एग्जाम्पल मौजूद है, जब वो पहली दफ़ा चाइना में जो केस रिपोर्ट हुआ था। ठीक है ना, 31 दिसंबर 2019 की बात करते हैं कि जी पहली दफ़ा केस रिपोर्ट हुआ था। ये है केस रिपोर्ट, जब अनयूजुअल और रेयर फाइंडिंग के साथ जो पहली दफ़ा केस रिपोर्ट हो, दैट इज कॉल्ड केस रिपोर्ट।
केस सीरीज मोर देन वन, सिमिलर फाइंडिंग्स, केस रिपोर्ट जिस बुनियाद पे, जिस रेयर फाइंडिंग पे आपने उसको केस रिपोर्ट कहा, उसी तरह की सिमिलर फाइंडिंग्स के साथ अब केसेस की तादाद मोर देन वन है। मोर देन वन एंड लेस देन 30 that will be categorized under the heading of case series। ठीक है, सिमिलर फाइंडिंग्स को होना जरूरी है, केसेस की तादाद एक से ज़्यादा हो लेकिन 30 से कम हो तो हम उसे केस सीरीज के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल, जिसका इंपॉर्टेंट और की पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंगल पॉइंट इन टाइम। इसमें याद रखिएगा कि रिसर्चर का अपने रिस्पोंडेंट के साथ, अपने पार्टिसिपेंट के साथ सिर्फ सिंगल पॉइंट इन टाइम कॉन्टैक्ट होता है। वो कॉन्टैक्ट चाहे 2 मिनट का हो, वो चाहे 10 मिनट का हो, चाहे वो 4 घंटे का हो, लेकिन वो एक दफ़ा के कॉन्टैक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले लेगा, वो उसको फॉलो नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिवेलेंस स्टडी। बर्डन ऑफ डिजीज़ हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक ही वक्त में एक्सपोजर आउटकम होता है। क्रॉस सेक्शनल में यानी आप ये डिफाइन नहीं कर पाते कि पहले क्या था और बाद में क्या था। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लेट्स सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइपरटेंशन अमंग डायबिटिक पेशेंट, इसका मतलब है एट द सेम टाइम पेशेंट हैविंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये डायबिटीज पहले थी, हाइपरटेंशन थी, हाइपरटेंशन ने डायबिटीज कराई, डायबिटीज ने हाइपरटेंशन कराई, क्योंकि सिंगल पॉइंट इन टाइम कॉन्टैक्ट पे ये चीज़ मालूम नहीं की जा सकती। इसके एडवांटेजेस की बात की गई थी हमने क्रॉस सेक्शनल की, जाहिर सी बात है बहुत क्विक कर सकते हैं, इजी टू परफॉर्म है और आप किसी भी पॉपुलेशन में इमीडिएट बेसिस पे जाकर प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज मालूम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? जाहिर सी बात है कि सिंगल पॉइंट इन टाइम है तो हम किसी भी स्टडी में आगे पीछे मालूम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये देखते हैं जो एक वक्त में हमने माना, देखा, हमने उसी को हकीकत जान लिया। इसको पीपीटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक प्लेस पे, यानी प्लेस पर्सन एंड टाइम। एक स्पेसिफिक प्लेस पे जितने भी लोग थे, एक स्पेसिफिक टाइम पे आपने जाके देखा, जो भी फाइंडिंग उनमें मिली वो आपने रिपोर्ट कर ली। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें हम टेम्पोरल रिलेशनशिप नहीं देख सकते, हम इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देख सकते। इसमें बस हम जो एक वक्त में एक चीज़ देखते हैं उसी को हकीकत मान लेते हैं और उसी को रिपोर्ट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें मैं लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए बहुत क्विकली जा रहा हूँ। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया था तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है मेरे, वो मौजूद है, डॉक्टर नबील बेग के नाम से, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में जो थी हमारे पास दो थी, कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल। कोहॉर्ट स्टडी हमेशा मूव करती है फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम। शुरू में ही दो ग्रुप होते हैं, बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं। एक ग्रुप एक्सपोज होता है उस रिस्क फैक्टर से जिसको हमने लिटरेचर से पढ़ा, दूसरा ग्रुप अनएक्सपोज होता है। हम दोनों को लेते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फॉलो करते हैं और देखते हैं कि जिसमें एक्सपोजर था उसमें वो आउटकम कितने लोगों में डेवलप हुआ और जो एक्सपोज नहीं थे उनमें कितने परसेंट लोगों के अंदर वो आउटकम डेवलप हुआ। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट एंड रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। ठीक है जी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का मतलब ये है कि जब आप खुद पूरे अपने पेशेंट को, दोनों ग्रुप्स को लेकर खुद फॉलो करेंगे, चाहे वो 1 साल करें चाहे वो 2 साल करें। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हम देखना चाहते हैं एसोसिएशन बिटवीन मैटरनल स्मोकिंग एंड लो बर्थ वेट, यानी वो प्रेग्नेंट लेडीज जो स्मोकिंग करती हैं और दूसरा ग्रुप वो हो वो प्रेग्नेंट लेडीज जो स्मोकिंग नहीं करती, और फिर हम जाके देखें कि अमंग प्रेग्नेंट लेडीज कितने लो बर्थ वेट हुए, कितने नॉर्मल वेट हुए, और इसी तरीके से जो नॉर्मल हैं, यानी जो स्मोकिंग नहीं करती, उनमें कितनों में नॉर्मल हुए और कितनों में लो बर्थ वेट हुए। इसका मतलब है अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको एनरोल कर लें और उसके बाद उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को, दोनों को, यानी कि वो जो स्मोकर हैं और जो स्मोकर नहीं हैं, और फिर उनको फॉलो करें टिल डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। यू हैव टू फॉलो द पेशेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, ये कहलाती है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। लेकिन अगर आप वही टाइम पीरियड जो आप फॉलो अप पे लगा रहे हैं, जैसे 7 माह 8 माह, वो आप रिकॉर्ड से कवर कर लें और पेशेंट को एनरोल ही कब कर रहे हो, जस्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अभी डिलीवरी हुई नहीं है लेकिन आप बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर में, या आप उसको जो है लेबर रूम में, ये जस्ट जब डिलीवरी का टाइम हो वहाँ पर एनरोल कर लें और वो लेडीज़ जो कि स्मोकिंग कर रही हैं उनसे पूछ लें, और वो जो स्मोकिंग नहीं कर रही हैं और फिर देखें उनमें कि डिलीवरी के बाद जो है वो नॉर्मल वेट और लो बर्थ वेट कितनों में हुए। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में आपको पूरा फॉलो अपने सामने रखना है, और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में जो फॉलो वाला टाइम पीरियड होता है वो आप रिकॉर्ड से कवर करते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में याद रखिएगा कि हम हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आज ये मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे कि मैं ये अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ एक रिवीजन दे रहा हूँ उसको। ये फ़र्क है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में जो है वो देखिए ऑनसेट ऑफ स्टडी, रिसर्चर जो है वो कहाँ होता है, पूरा फॉलो करता है खुद आखिर तक देखने के लिए। फ़र्क देखिए, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में ऑनसेट ऑफ स्टडी कहाँ पर है,
और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में ऑनसेट ऑफ स्टडी कहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर भी फॉलो अप का टाइम पीरियड कंप्लीटली मैंने अपने पास खुद फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। जहाँ फॉलो अप वाला टाइम पीरियड मैंने रिकॉर्ड से कवर किया, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। लेकिन कोहॉर्ट मूव करती है फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के फायदे क्या हैं? टेम्पोरल रिलेशनशिप पता चल जाता है, इसमें आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि हाँ जी ये एक्सपोजर है और ये है उसका आउटकम, जिसको टेम्पोरल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें हम इंसिडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम एक एक्सपोजर से मल्टीपल आउटकम भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि जी लॉस टू फॉलो अप, लंबा आपको फॉलो करना पड़ता है पेशेंट को, हाई कॉस्ट हो जाती है, लॉन्ग वेट हो जाता है, लॉस टू फॉलो अप हो जाता है, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर आपने कोई बहुत रेयर कंडीशन ले ली जो बहुत स्लोली डेवलप करती है, बहुत स्लोली ग्रो करती है, तो वो कोहॉर्ट में आप लेकर अगर बैठेंगे तो फिर आपको बहुत लंबा उसको फॉलो करना पड़ जाएगा और फिर उस स्टडी के कंप्लीट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट जैसे मैंने आपसे बताया कि लेस एक्सपेंसिव है, कम शॉर्ट टाइम के अंदर हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें जो डिसएडवांटेज है दैट इज क्वालिटी ऑफ डाटा, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ 2 साल 3 साल 5 साल रिकॉर्ड से कवर करनी पड़ेगी तो देखना पड़ेगा कि वो डाटा किस हद तक रिलायबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है जी, केस कंट्रोल स्टडी ये बिल्कुल आपकी जो कोहॉर्ट स्टडी है उसका उल्टा चलती है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो हम जो है वो आउटकम से एक्सपोजर की तरफ मूव कर रहे हैं। कोहॉर्ट में हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा, वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मैटरनल स्मोकिंग और लो बर्थ वेट देखना चाहते हैं कोहॉर्ट में, तो आप स्टार्ट करेंगे तो शुरू में एक ग्रुप वो होगा जो मैटरनल स्मोकर्स होंगी, प्रेग्नेंट लेडीज, और एक ग्रुप वो होगा जो कि प्रेग्नेंट होंगी लेकिन स्मोकिंग नहीं करती होंगी। आप दोनों को लेकर फॉलो करेंगे टिल डिलीवरी और देखेंगे कि जो स्मोकिंग कर रही हैं उनमें कितने लो बर्थ वेट हुए और कितने नॉर्मल वेट हुए, और जो स्मोकिंग नहीं कर रही उनमें कितने नॉर्मल हुए और कितने लो बर्थ वेट हुए। दैट इज कोहॉर्ट। लेकिन अगर मुझे केस कंट्रोल करनी है तो मैं शुरू में जब करूंगा तो जो लो बर्थ वेट बेबीज होंगे, अगर मैं केस कंट्रोल कर रहा हूँ तो लो बर्थ वेट बेबीज जो होंगे वो मेरे केस होंगे, जो नॉर्मल वेट डिलीवर हो रहे बेबीज दैट इज कंट्रोल। अब मैं जाके पास में देखूंगा, उनकी मदर से हिस्ट्री लेकर पूछूंगा कि वो स्मोकिंग करती हैं या नहीं करती, करती हैं या नहीं करती, दोनों में। तो केस कंट्रोल जो है ये हमेशा मूव करती है फ्रॉम आउटकम टू एक्सपोजर। इसका एडवांटेज इनएक्सपेंसिव है, क्विक है, इजी टू परफॉर्म है, हम एक आउटकम से मल्टीपल एटियोलॉजीज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मैं जाके पूछता हूँ कि जी जिनमें लो बर्थ वेट हुए और जिनमें नॉर्मल हुए कि भाई आप स्मोकिंग करती हैं, वो कहेंगे हाँ जी स्मोकिंग करते हैं। पता चला हिस्ट्री में पता चला कि वो पान गुटखा भी खाती हैं, छालियाँ भी खाती हैं, एनेमिक भी हैं। इसका मतलब है कि एक आउटकम से हम मल्टीपल एटियोलॉजीज देख सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि जी रिकॉल बाइस, क्योंकि आप जब पेशेंट से जाकर हिस्ट्री लेते हैं पास्ट की तो पेशेंट के लिए उसको प्रॉपर वे में रिकॉल करना मुश्किल होता है। सिलेक्शन बाइस ये है कि जब आप खास तौर पर केस और कंट्रोल लें तो केस लेते वक्त आपने एक्सपोजर के बारे में नहीं सोचना, आपने सिर्फ केस लेते वक्त केस के बारे में सोचना है कि जी इसमें डिजीज है तो केस है, अगर डिजीज नहीं है तो दैट इज कंट्रोल, खत्म। आप एक्सपोजर के बारे में नहीं सोचते। अगर आपने शुरू में केस और कंट्रोल लेते वक्त एक्सपोजर के बारे में सोचना शुरू किया तो फिर आप जो गलती करेंगे दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन बाइस। ये भी मैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बता चुका हूँ। केस और कंट्रोल में हम केस कहाँ से लेते हैं? हॉस्पिटल पेशेंट्स होते हैं, फिजिशियन ओपीडी से ले सकते हैं, रजिस्ट्रीज से ले सकते हैं। कंट्रोल आप कहाँ से लेंगे? हॉस्पिटलाइज पेशेंट ले लीजिए जो किसी और वजह से एडमिटेड है, उसमें वो कंडीशन नहीं है जो आपकी स्टडी का आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है, या आप उस कम्युनिटी में चले जाइए जहाँ से आपने केस को शामिल किया है, ठीक है। तो आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट कंट्रोल जो है वो आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट वो ले सकते हैं जिसमें वो कंडीशन ना हो जो आपकी स्टडी का आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर आप उस कम्युनिटी में जाइए जिस कम्युनिटी से आपने केस को एनरोल किया है। कल लास्ट जो सेशन में मैंने लाके बात खत्म की थी वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे थी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए जो जरूरी है वो ये है, सबसे पहली चीज कि एक्सपोजर असाइन करना रिसर्चर के हाथ में होता है, क्योंकि ये इंटरवेंशनल स्टडी है तो इसमें रिसर्चर का जो काम है वो एक इंटरवेंशन करने का है, एक इंटरवीन करने का है, एक एक्सपेरिमेंट करने का है। तो इसका मतलब है कि इस स्टडी की जो एक की पॉइंट है, की फीचर है वो ये है कि इसमें रिसर्चर इंटरवेंशन या इंटरवीन खुद करता है। पहले तो ये याद रखिए, कोहॉर्ट में केस कंट्रोल में आपने कुछ नहीं किया था, आपने एक्सपोजर नहीं दिया था, आपने किसी को सिगरेट नहीं पिलाना शुरू की थी, आपने उन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं कहा था सिगरेट पिए, दे आर ऑलरेडी एक्सपोज और नॉट एक्सपोज, ठीक है ना, हमने नहीं शुरू कराया था। यहाँ पर क्या होता है,
एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में कि हम पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन लेने के बाद हम उसको डिवाइड करते हैं कि जी हमने किस ग्रुप के अंदर इंटरवेंशन करनी है और किस ग्रुप को एज ए कंट्रोल ग्रुप लेना है, या हमने किस में जो है वो एक तरह की ड्रग देनी है और दूसरे ग्रुप में दूसरी तरह की ड्रग देनी है, या कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें हम एक में ड्रग देंगे और एक में प्लेसिबो इफेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कह लीजिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कह लीजिए, इंटरवेंशनल स्टडीज़ कह लीजिए, ये सब एक ही नाम है, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल। मुझसे एक दफ़ा सवाल पूछा था किसी स्टूडेंट ने, तो मैं भी उसको क्लियर कर दूं कि ये रैंडमाइज कंट्रोल और क्लिनिकल ट्रायल में क्या फ़र्क होता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये है कि जब आपने कंट्रोल जो लिया है वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है, ठीक है ना, और क्लिनिकल ट्रायल ये होता है कि जब आप एक ग्रुप में एक ड्रग देते हैं और दूसरे ग्रुप में प्लेसिबो नहीं देते, दूसरे ग्रुप में कोई दूसरी ड्रग देते हैं, यानी कि हम दो तरह की डिफरेंट ड्रग्स या दो तरह की डिफरेंट ड्रेसिंग्स अप्लाई कर रहे होते हैं, दोनों में ही हम जो है वो मेडिसिन या ड्रग दे रहे होते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता। जहाँ पर आप प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं वो रैंडमाइज कंट्रोल है, और रैंडमाइज क्लिनिकल ये है कि दोनों के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात यह कि इंटरवेंशन आप खुद करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ग्रुप इंटरवेंशनल होता है और एक साथ ग्रुप कंपैरेटिव ग्रुप होता है, जो किसी स्टेज पे आप कंट्रोल ले सकते हैं या आप एक दूसरा इंटरनेशनल ग्रुप ले सकते हैं जिसे हम रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रैंडम एलोकेशन, ये इसके की पॉइंट है। ठीक है, ये इस स्टडी का की फीचर है। देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे एक ग्रुप के अंदर इंटरवेंशन करनी है और दूसरे ग्रुप के अंदर कंट्रोल ग्रुप रखना है या प्लेसिबो इफेक्ट है, या मैं ये कहूँ कि जी एक में मुझे ये ड्रग देनी है और दूसरे में बी ड्रग देनी है, एक में ए ड्रग देनी है, एक में बी ड्रग देनी है। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि किस ग्रुप में आप ड्रग ए देंगे, किस ग्रुप में आप ड्रग बी ड्रग देंगे, या किसको आप प्लेसिबो इफेक्ट देंगे, किस पे आप वो करेंगे। मसला ये है कि अगर हमने ये चॉइस रिसर्चर को दे दी तो फिर ऑपरेटर बाइस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी ड्रग हो जो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है कोई सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा जो बहुत एक्सपेंसिव हो, और मैं क्या कोशिश करूं कि अपने जानने वालों को फ़ायदा दूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेशनल ग्रुप में मेरे जानने वाले आ जाएं। अगर हम ये रिसर्चर के हाथ में दे दें चॉइस, तो रिसर्चर के हाथ से इस चॉइस को ले लिया जाता है, रिसर्चर के हाथ से उसके इंटरेस्ट को ले लिया जाता है, ताकि ऑपरेटर बायस जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर रैंडम एलोकेशन कर दी जाती है। रैंडम एलोकेशन से मुराद ये क्या, सिंपली लॉटरी मेथड कर लीजिए, जिसे सील्ड इनवैलिड टेक्निक कहते हैं। सील्ड इनवैलिड टेक्निक, लेट सपोज कि आपके पास 100 पेशेंट्स यानी लेने हो आपने टोटल, 50 को एक ग्रुप में डालना है, 50 को दूसरे ग्रुप में, तो आप क्या करेंगे, 50 पर्चियों पे ग्रुप ए लिख दीजिए, 50 पर्चियों पे ग्रुप बी लिख दीजिए, या तो पेशेंट से पिक करवा लीजिए, या आप अपने किसी नर्सिंग स्टाफ से पिक करवा लीजिए, या आप खुद पिक कर लीजिए। पेशेंट के आने से पहले आप पर्ची उठा के देख लीजिए, जो आने वाला पेशेंट है अगर वो ए आ गया तो उसको ए ग्रुप में डाल दें, दूसरा बी में आ गया बी में डाल दें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ऑपरेटर की चॉइस ऑपरेटर की ले लेते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम इसमें किसी नर्सिंग स्टाफ या किसी और को रखें, क्योंकि अगेन अगर आप एज ए रिसर्चर खुद पर्चियाँ उठाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप बाइस्ड हो जाएं। तो इसमें हम पेशेंट से भी उठवा सकते हैं, या हम इसमें कोई अपना असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि वो पेशेंट के आने से पहले पर्ची पिक कर ले और पेशेंट जो है वो रैंडमली एलोकेट हो जाए। सील्ड इन्वेलप टेक्निक है, आप चाहे तो पेशेंट से भी उठवा लें, पेशेंट ने उठाया उसके अंदर से जो उसने इन्वेलप आपने खोला उसमें जो पर्ची निकली वो चला गया। ठीक है, इसमें और भी टेक्निक हो सकती है, बाज़ दफ़ा इसमें जो है वो कॉइन भी यूज़ किया जा सकता है, हेड एंड टेल पे। ठीक है, कि पेशेंट आया, कॉइन आपने कर लिया, हेड आया तो वो ग्रुप ए में जाएगा, टेल आया तो वो ग्रुप बी में चला जाएगा, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इवन आउट भी कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं पेशेंट को रैंडमली एलोकेट करने के। सील्ड इन्वेलप टेक्निक भी है, जैसे मैंने आपसे कहा इवन आउट भी हो सकता है, कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स भी होता है कि डिफरेंट सीरीज बनाकर हम डिफरेंट सीरीज के रैंडम जो है वो ब्लॉक्स बनाकर उसमें से पिक कर लेते हैं। वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाता है। इजी वे जो है सबसे ज़्यादा वो ये है कि सील्ड इन्वेलप टेक्निक को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है ना, सील्ड इन्वेलप टेक्निक ज़्यादा बेहतर रहती है, कॉमन जो प्रैक्टिस होती है। लास्ट सेशन में मैंने यहाँ के रोका था, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन थी, जो एक थी प्रिवेंटिव ट्रायल और एक थी थेरापेटिक ट्रायल। तो प्रिवेंटिव ट्रायल में भी आप याद रखिए कि कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, सारा मेथड यही फॉलो होगा। एक के अंदर इंटरवेंशन हो रही होगी, एक कंट्रोल ग्रुप होगा। सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, जो वैक्सीनेशंस होती हैं दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव ट्रायल्स। ठीक है ना, या अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी खातून को पहले से ही मल्टीविटामिन और उसकी डाइट बेहतर करवा दें कि हम उसके एनीमिया के चांसेस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम करें, ताकि एनीमिया रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएं, अगेन प्रिवेंटिव ट्रायल है। ट्रांसमिक एसिड का यूज़ सर्जरी से पहले ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, अगेन दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव ट्रायल्स। ठीक है,
प्रिवेंशन यानी आप उस इवेंट के होने और रोकना चाहते हैं, इंटरवेंशन करके, काउंसलिंग करके, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करके, कोई ड्रग देकर, कुछ भी कर कर आप चाहते हैं कि वो चीज़ डेवलप ना हो सके, वो इवेंट ना हो सके, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव ट्रायल। एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स क्या है? जो कॉमन सी बात है, जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी अपने लास्ट सेशंस के अंदर, कि अगर आपको कोई इन्फेक्टेड वूंड को ट्रीट करना हो तो आप एक ग्रुप में जो है वो एक ड्रेसिंग दे रहे हो और दूसरे में बी ड्रेसिंग दे रहे हो, दैट इज थेरेपेटिक ट्रायल। जो आप ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक ट्रायल। ठीक है जी। प्रिवेंटिव ट्रायल क्या है? उस इवेंट के होने को रोकना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव ट्रायल। जैसे मैंने आपसे कहा ट्रांसजेमिक एसिड का रोल, जैसे मैंने आपसे कहा कि मल्टीविटामिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आप एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें, और इसी तरीके से वैक्सीनेशन ट्रायल्स जो हैं, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंटिव ट्रायल्स। ठीक है। और थेरेपेटिक ट्रायल यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज कर लें, एक में आप ओपन लैब कर रहे हैं, एक में लैब खोली कर लीजिए, एक के अंदर जो है वो आप एक तरह की ड्रग दे दीजिए, दूसरे में दूसरी तरह के डायबिटिक पेशेंट में आप ट्रायल कर सकते हैं, एक को मेटफॉर्मिन दे दिया, या दूसरे को दूसरी कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दे दी, इंसुलिन दे दी, ये फूड पेशेंट के साथ, इन्फेक्टेड वूंड के साथ पेशेंट आ रहा है, किसी को एक तरह की ड्रेसिंग दे दी, किसी को दूसरी तरह की ड्रेसिंग दे दी। तो ये सारी एग्जांपल्स होती हैं थेरेपेटिक ट्रायल्स की, जो कि हम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लास्ट वीक में ये एग्जांपल्स मैंने नहीं बताई थी, लेकिन मैं वहां आके रुक गया था। अब एक बात और स्टडी की करना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉजी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल। वो स्टडी डिजाइन मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ उसके बारे में। तो उसका नाम है कॉजी एक्सपेरिमेंटल। इसे नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं, नॉन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल या कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। QUASI, इसको स्पेल किया जाता है QUASI, कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसमें हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा गया कि नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल। इसमें करते क्या है कि आप बिफोर एंड आफ्टर चेंज असेस करते हैं आफ्टर इंटरवेंशन इन अ सिंगल ग्रुप। यानी हम इसमें एक ग्रुप लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसका वेट मेजर कर लीजिए। वेट मेजर करने के बाद आप उसकी डाइट मॉडिफाई कर दीजिए, आप उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दीजिए, आप उसको कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए। जब वो आपके पास बेस लाइन पे आया होगा, जब वो आपके पास फर्स्ट विजिट पे आया होगा, तो उसका कोई ना कोई वेट होगा जो आपने नोट कर लिया होगा। अब आप उसकी डाइट मॉडिफाई करवाइए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाइए, उसको एक्सरसाइज बताइए। रिकॉल पेशेंट आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद जब पेशेंट आपके पास आता है, तो अब आप दोबारा वेट कीजिए। अब आप शुरू से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें कि जब वो बेस लाइन पे आया था तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह की मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के बाद इसमें ये चेंज आ जाएगा वेट में। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, लेकिन हम आफ्टर 1 मंथ चेंज असेस जरूर कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट क्या था, जब स्टडी हमने शुरू की थी बेस लाइन पे, और हमारी मॉडिफिकेशन जो हमने करवाई थी, जो मेरी मॉडिफिकेशन है, जो मेरी उसकी डाइट की मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन है, ये एक्सरसाइज है, दैट इज इंटरवेंशन। ये मैंने उसको कहा है करने के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद 30 डेज के बाद बुला के मैं देखता हूँ कि आफ्टर 30 डेज वेट में चेंज कितना आया। अब ये चेंज असेस कर रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर इंटरवेंशन, दैट इज कॉल्ड कॉजी एक्सपेरिमेंटल। जब आप चेंज असेस करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर इंटरवेंशन, दैट इज कॉल्ड कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये नॉन रैंडमाइज क्यों कहला रही है? देखिए, बिफोर एंड आफ्टर ग्रुप 2 बन गए, हालांकि ग्रुप एक ही है, लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट पे जब हमें वैल्यूज रिकॉर्ड करनी पड़ रही हैं, तो एक ग्रुप हो गया प्री असेसमेंट यानी बेस लाइन, एक हो गया जी पोस्ट इंटरवेंशन। प्री इंटरवेंशन, पोस्ट इंटरवेंशन, ग्रुप 2 बन गए। दोनों वैल्यूज का कंपेरिजन करना है। हमारा सब्जेक्ट एक ही है, ग्रुप एक ही है, लेकिन 2 पॉइंट्स पे मेजर करने की वजह से इसको कहा गया कि जी ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें हम उसको बेस लाइन और फिर जो चेंज आता है, चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 2 महीने के बाद, चाहे 3 महीने के बाद। आप ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। पेशेंट आया, आपने बेस लाइन पे उसका ब्लड प्रेशर ले लिया, अब आपने पेशेंट की कोई मेडिसिन देनी है, मेडिसिन दे दीजिए, उससे कहिए कि भाई ये ड्रग लें। उसके बाद फिर हम 30 डेज के बाद उसका देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या आता है। तो जी बेस लाइन पे क्या था, अब कितना चेंज आ रहा है, एवरेज ब्लड प्रेशर में चेंज कितना है, इस पे कर सकते हैं। खासतौर पे ऑफ्थल्मोलॉजी वाले बड़े करते हैं, हमारी कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं बिफोर प्रोसीजर, कॉर्नियल थिकनेस क्या थी, आफ्टर फीकोएमल्सिफिकेशन या कोई भी प्रोसीजर किया और फिर देखा कॉर्नियल थिकनेस क्या थी, मीन चेंज इन कॉर्नियल थिकनेस कितना था बिफोर एंड आफ्टर, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी डेंटिस्ट्री में ऑर्थोडोंटिस्ट के जो होते हैं वो बड़े आराम से कर सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स वाले। आप पहले एंगल्स ले लीजिए, क्या है SNA, ANA, ANB, जो एंगल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के एंगल्स, वो आप बेस लाइन पे ले लें।
उसके बाद आप पेशेंट की इंटरवेंशन करें उसको, चाहे आप फिक्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे आप रिमूवल अप्लायंस दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट दे दीजिए। पेशेंट को रिकॉल कीजिए आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, और देखेंगे कि एंगल में मीन चेंज कितना आया। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने की। इवन आप एवरेज वेट लॉस देख सकते हैं आफ्टर ओपन लेप्रोटमी या पॉलीसिस्टेक्टमी। ये जी एक ही ग्रुप ले लें, देखें पहला क्या था, फिर सर्जरी के बाद देखें कितना चेंज आया। कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। इसमें हम प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन चेंज असेस करते हैं। इसमें हम कोई शुरू में प्रिडिक्शंस या कट ऑफ वैल्यूज नहीं दे रहे होते, हमारा काम होता है सिर्फ चेंज को असेस करना। WHO हाईली रिकमेंड करती है स्टडीज़ आपकी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ के लिए ख़ास तौर पे। वो इसलिए कि अब तक हम जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं या जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हम यूजुअली जो पेशेंट से एक ड्यूरेशन प्रिडिक्ट करते हैं या चेंज प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वो हम वेस्टर्न पॉपुलेशन का जो डाटा है उसके ऊपर कर रहे होते हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन हमसे जेनेटिकली, एनाटॉमिकली, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, वो फिजिकली हमसे डिफरेंट है। उनकी डाइट का हमारी डाइट का बहुत फ़र्क है, उनकी लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। ये कैसे हो सकता है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि किसी डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी निकालें, तो फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त तो हमारे जहन में ये बात आती है कि नहीं जी, फ्रीक्वेंसी तो वेरी करती है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है ड्यू टू डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स। तो जब हम आपसे कहते हैं किसी प्रोसीजर को लेकर, जब हम आपसे कहते हैं कि जी कोई भी इंटरवेंशन करने के बाद चेंज, तो हम यूजली जो कट ऑफ वैल्यूज़ फॉलो कर रहे होते हैं वो कौन सी है, वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो हमें यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि फिर उन वैल्यूज़ की एप्लीकेबिलिटी उस तरीके से हमारी पॉपुलेशन पर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर चेंज असेस करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि जो चीज़ वेस्टर्न पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुई है कि जी 10 मंथ्स पे जाके ये चेंज आता है, हो सकता है वही चेंज एशियन पॉपुलेशन में आपको 6 मंथ पे मिल रहा हो। तो जब आप पेशेंट से काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को शुरू में जो आप टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई करेंगे दैट इज़ अराउंड 6 मंथ, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लेस देन द रिपोर्टेड जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन का है, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, पेशेंट की विलिंगनेस बढ़ जाए उस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल आपके लोगों के पास चॉइस मौजूद होती है। ये ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशंस होती हैं या स्टडी डिज़ाइन होते हैं इसमें को बात नहीं की जाती, लेकिन मैंने आज सिर्फ स्पेशली पिछली दफ़ा में डिस्कस नहीं कर सका था, इसलिए मैंने सोचा था कि कॉजी एक्सपेरिमेंटल के बारे में ज़रूर आप लोगों से बात करनी है कि प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन जब चेंज असेस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और बिल्कुल कीजिए, ये स्टडी ज़रा इनोवेटिव भी होती है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी लोकल पॉपुलेशन के अंदर जो है वो वैल्यूज़ चेंज पढ़ते हैं, तो रैशनल लिखने की गुंजाइश भी अच्छी होती है, काम करने की गुंजाइश भी हमारे पास अच्छी होती है। ठीक है, ये जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, कंटिन्यूड डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, इसी पे बेस कर रहे हो। पता चलता है कि जी वो एक तो ये पता चलता है कि प्रोग्राम कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, यानी आप एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट जो पार्टिसिपेंट्स उनका कोई स्कोर असेस कर लें, फिर उसके बाद आप उनके सेशन ले लें, 3-4 सेशन ले लें, फिर पोस्ट जब असेसमेंट ले लें, तो प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट हम स्कोर चेंज देखते हैं तो पता चलता है कि हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिवली है, अगर उस प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो निकलती हैं वो सब कॉजी एक्सपेरिमेंटल से निकलती हैं। यहाँ मैं एक और स्टडी डिज़ाइन भी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, याद रखिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोक निकालना है, ठीक है, तो इट्स अ सिंपल क्रॉस सेक्शन स्टडी की जो भी पेशेंट्स ओपीडी में आए मेरे पास, और मैंने देखा कि जितने भी मेरे पास एडमिट हुए हैं या वो आईसीयू में आए हैं या इमरजेंसी में आए हैं, मैंने देख लिया कि जी उसमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो कितने परसेंट लोगों में स्ट्रोक की फ्रीक्वेंसी मिली, आइदर इस्केमिक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। ठीक है, वो सिंपली एक फ्रीक्वेंसी निकल गई। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे स्ट्रोक पेशेंट को लेकर फॉलो करना है, पहले मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फिर उनको फॉलो करना है और देखना है कि जी आउटकम क्या है, इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी कितने लोगों में है, हॉस्पिटल स्टे क्या है, इसका मतलब है जो मेरे वेरिएबल्स हैं, अब उसमें जो मेरी डिमांड है वो ये है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब उस सूरत हाल में क्या हो रहा है कि ये क्रॉस सेक्शनल नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल नहीं है क्योंकि ये सिंगल पॉइंट इन टाइम नहीं रही, इसमें मुझे पेशेंट को लेकर फॉलो करना है। तो जब आप सिंगल ग्रुप में पेशेंट को एनरोल करें और उसको लेकर फॉलो करें, तो ऐसी स्टडीज़ को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। ये स्टडीज़ क्या कहलाएंगी? डिस्क्रिप्टिव लॉन्गिट्यूडनल। इसको कहीं पर भी कॉजी से मिक्स ना कीजिएगा, कॉजी में इंटरवेंशन ज़रूरी है, कॉजी में प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन चेंज को पढ़ना ज़रूरी है,
ये तो सिंपली एक है कि आप किसी भी तरह की डिजीज़ का पेशेंट ले लें और सिर्फ उसको लेकर फॉलो करें और देखेंगे जी उसमें आउटकम क्या रहा है। जो जब सिंगल ग्रुप में लेकर आप फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जब हम प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन चेंज असेस करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन। ठीक है जी, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। जो आज का असल टॉपिक था जो डिस्कस करना था, जिस पे मुझे शुरू करना था, दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है जी, सैम्पलिंग टेक्निक की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लें, मीटिंग टाइम आ रहा है कि जी 10 मिनट्स ऑफ बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हम सैम्पलिंग टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं आज। स्टडी डिजाइन में जो रह गए थे वो मैंने आज आपको बता दिए, दैट इज कॉजी एक्सपेरिमेंटल एंड सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव लॉन्गिट्यूडनल। सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। सैंपल की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपनी रिसर्च पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते। अब अगर कोई रीज़न आपसे पूछता है कि पूरी पॉपुलेशन को लेकर रिसर्च क्यों नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने फंड्स नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो एक वक्त में पूरी पॉपुलेशन एक जगह पे मौजूद नहीं होती। ये वो रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें सैंपल लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कोई भी रिसर्च पूरी पॉपुलेशन पे नहीं करते। साथ साथ इस टर्म को भी समझ लीजिए कि जो पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्चेज होती हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। जो चीज़ पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च में जनरेट की जाती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स। जो सैंपल साइज के ऊपर जनरेट किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटर्स। तभी हम रिसर्च में ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो एस्टिमेटेड का होता है, एस्टिमेशन का होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सैंपल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब एक अच्छा सैंपल किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। एक अच्छा सैंपल वो होता है जो उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे। उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वो उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे, यानी वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस पॉपुलेशन में है वो उस सैंपल के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एक चीज़। दूसरा ये है कि आपका सैंपल जो है वो एडिक्वेट हो, लार्ज सैंपल साइज हो। हमने देखा है अक्सर रिसर्चेस के अंदर 60-70 लोग लिए हुए होते हैं, वर्ल्ड पाकिस्तानी पॉपुलेशन यूज़ कर रहे होते हैं। 50 ले लेते हैं जी कराची की पॉपुलेशन। इस तरह के ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, तो ज़रा सा सैंपल साइज देख लिया करें कि जिस, अगर मैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, एक यूनिट में काम कर रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट के एक यूनिट में काम कर रहा हूँ, और अगर मैंने वहाँ पर 150, 200 या 300 का सैंपल साइज दिया तो चलिए ठीक है, दैट इज एडिक्वेट। लेकिन मैं कराची में से 50, 60, 70 लोग ले लूँ और कराची का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। सैंपल साइज एडिक्वेट होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। मैं अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपको सैंपल साइज कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सैंपल साइज जो है वो एडिक्वेट हो, लार्ज हो, सैंपल साइज ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा हो उस पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स और फीचर को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसमें कि जिसको भी आप अपनी रिसर्च में शामिल करें उसको प्रॉपरली अप्रोच किया हो, यानी विद द प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक। पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करें और उसको अपनी रिसर्च में शामिल करें। शामिल करने के बाद आप उसको प्रॉपर वे में सिलेक्ट करें। वो कब होगा, जब हमने कोई प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया हुआ होगा। और फिर थर्ड चीज़ क्या है उससे कि प्रॉपरली इंटरव्यू लिया जाए। पहले तो ये कि विद प्रॉपर टेक्निक आप उसको सैंपल के तौर पे अपनी स्टडी में एनरोल करें। दूसरा ये कि उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करें विद अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपने अपनी स्टडी के लिए बनाया हो। ठीक है, और थर्ड ये है कि फिर प्रॉपरली उससे इंटरव्यू भी लिया जाए। ये नहीं है कि आपने जो है वो सिर्फ दिखाया कि मैंने 300 लोग ले लिया और परफॉर्म में खुद बैठ के फिल कर लिए घर में, गलत कर लिया आपने काम। ठीक है, तो प्रॉपरली उनको आप किसी सैम्पलिंग टेक्निक से एनरोल करें, प्रॉपरली सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करें, और आफ्टर एनरोलमेंट जब आप उसको कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात, तो उससे फिर प्रॉपरली इंटरव्यू भी लें ताकि आपने तमाम रिक्वायरमेंट जो पूरी की हो। तो 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस पॉपुलेशन का, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस पॉपुलेशन का, उसमें वो करेक्टरिस्टिक्स नजर आनी चाहिए। सेकंड, एडिक्वेट या लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए। और थर्ड ये कि जिसको भी आपने रिसर्च में शामिल कर रहे हैं उसको प्रॉपरली अप्रोच किया हो विद प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक, उसको इंक्लूड किया हो विद प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया, और उसको इंटरव्यू किया हो विद द हेल्प ऑफ योर क्वेश्चनर और परफॉर्मा विच यू हैव डिजाइन फॉर योर रिसर्च। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान में रखिए।
मैंने आपको पहले वजह बता दी कि सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो इसलिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है और सारी पॉपुलेशन एक वक्त में एक जगह पे मौजूद नहीं होती। ये वो रीजंस और ये वो। अब सैंपल की जो डेफिनेशन है इसको कहा गया इट्स अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल जो है इसे कहा जाता है इट्स अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब आगे मूव करते हैं कि जी सैम्पलिंग की टाइप्स कितनी हैं। सैम्पलिंग की दो टाइप्स हैं बेसिकली जो मेजर क्लासिफिकेशन किया गया है। वन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरे को कहा गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पहले प्रोबेबिलिटी के मीनिंग क्या है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, किसी भी इवेंट के होने के चांस। जैसे हम अक्सर और बेशतर कहते हैं जब मैच शुरू होता है कि पाकिस्तान के हारने के चांसेस क्या हैं। मैं जीतने की बात तो ज़रा कम ही करता हूँ क्योंकि हमें हमारी टीम जो है वो मायूस ज़्यादा करती है, खुशी कभी कभार ही देती है। तो पाकिस्तान के हारने के चांसेस क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बारिश होने के क्या इम्कानात हैं, ये है चांस। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो लफ्जी मतलब है दैट इज चांस। जब सैम्पलिंग के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो ये जब कंबाइन कर देंगे हम दोनों को तो ये क्या बन जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिसर्च। हर पार्टिसिपेंट का इक्वल चांस कि वो रिसर्च में शामिल हो सके। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हर एक का इक्वल चांस, इस चीज़ पे गौर करें कि मैं आपसे कह रहा हूँ हर एक का इक्वल चांस कि वो रिसर्च में शामिल हो सके। जब मैं बात करता हूँ ना कि जी हर एक का इक्वल चांस, तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। हर एक का मतलब ये है कि मुझे टोटल पता होना चाहिए, मुझे फिर पता हो कि इसमें कौन कौन है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जी कौन कौन है तब तो मेरी बात वैलिड बनती है कि हाँ जी मुझे टोटल पता था कितने लोग थे, तभी तो मैंने कहा कि मैंने हर एक को इक्वल चांस दिया। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपको फ्रेमवर्क पता होता है, जहाँ आपको बाउंड्री लाइन पता होती है, जहाँ आपको पता होता है कि इस बाउंड्री में कितने लोग हैं, इनमें टोटल इनमें कवर करके तब मैं बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एप्लीकेबिलिटी वहाँ पर होती है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रेमवर्क का पता होना। ठीक है, जब आप कहते हैं कि जी फ्रेमवर्क पता है, अब उसमें से आप कहेंगे हाँ जी मैंने पिक किया, इसका मतलब है कि हाँ आपने हर एक को इक्वल चांस देने की कोशिश की है। प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क, ये अपने जहन में बिठा लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी। एक क्लास टीचर है और उसकी क्लास में जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं 50। अब वो 50 में से 10 पार्टिसिपेंट्स को अपनी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहता है। अब वो 50 में से अगर वो क्लास में जाए और ख़ुद कहे कि भाई फ़ला शख्स एक्स वाई जेड फ़ला 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 आ जाए जी, तो हम फौरी तौर पे ये कहेंगे कि ये टीचर बायस्ड है, ये टीचर पहले से ही अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 10 लोगों को ले रहा है। यहाँ पर रिसर्चर के बायस्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। हम चाहते हो बायस ना हो, तो हम क्या करेंगे, 50 लोगों के नाम हम एक पर्चियों पे डाल देंगे, एक बॉक्स में रख देंगे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज सिंपल रैंडम। ठीक है, कि आपने 50 लोगों के नाम लिए, पर्चियों पे लिखे और एक बॉक्स में डाल दिए। किसी को बाहर से आपने कहा कि जी आइए और अब आप एक एक पर्ची पिक करते जाइए। लॉटरी मेथड कहलाता है ये। ठीक है, अब ज़रा सा समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब तक पहली पर्ची पिक नहीं की गई थी 50 के 50 का इक्वल चांस था कि कोई भी उसमें से आ सकता है। ऐसे ही जब लास्ट पर्ची पिक की जाएगी तब भी रिमेनिंग 41 का चांस होगा कि वो भी उस स्लॉट पे आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम विद द हेल्प ऑफ लॉटरी मेथड। यानी कि जब मेरे पास टोटल पॉपुलेशन छोटी होती है, पॉपुलेशन साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो मैं वहाँ पर लॉटरी मेथड अप्लाई कर लेता हूँ। 40-50 तो ऐसे हैं ना कि वो मैनेजेबल हैं, उनके नाम पे पर्चियों पे डालकर एक बॉक्स में रख सकता हूँ और उनको लॉटरी मेथड के थ्रू पिक कर सकता हूँ। थोड़ा सा अगर सिनेरियो बदल लीजिए, हज के दिनों में ज़रा देखिए